हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम ईवीएस, ठीक है, एनवायरनमेंट स्टडीज़ को लेकर के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 2019 का प्रीवियस पेपर है ये। 2019 के प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट स्टडीज़ में। पेडागोजिक सेक्शन और जो हिंदी का सेक्शन था वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाते हैं। अगर ऊपर नहीं मिलते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आप लोग सीरियस नहीं हैं तो बाद में फिर मेरी गलती मत दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो है 120 प्लस तो आए, क्योंकि ये मान के चलिए कि जो है 1/4 जो है आपका इसमें जुड़ेगा। ठीक है, यूपी टेट में मान के ही चलिए। नहीं जुड़ता है वो आपका लक है, लेकिन अगर जुड़ रहा है तो ये मान के चलिए कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि इस बार अगर वैकेंसी छूट गई आपके हाथ से ना तो सच बता रहा हूँ हाथ मलते रह जाएंगे। फिर मौका दोबारा मिलेगा नहीं, पता नहीं कब आए, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको। तो इसीलिए आज ईवीएस का पार्ट है तो ईवीएस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सच बता रहा हूँ। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंडिया इज अवेलेबल इज लोकसभा, कैबिनेट, विधानसभा या फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 121 है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर इसको हम फर्स्ट ही मानेंगे। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है। ठीक है, मतलब किन किन जगहों पे आरक्षण की व्यवस्था जो है महिलाओं के लिए की गई है। तो अभी तक जो है आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। यहाँ पे वैसे जो है कि लोकसभा में महिलाओं की जो है आरक्षण व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अभी तक मंत्रिमंडल और विधानसभा में महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। हालांकि कुछ जो है उसमें हो सकता है, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जो है 33% जो है आपको 35% ऐसे ही कुछ है, उसमें आपको महिलाओं को नियुक्त करना ही रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। मतलब अगर राज्यपाल की नियुक्ति करनी है किसी राज्य में तो उसकी एज क्या होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट वन मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ। ठीक है, 35 ईयर्स, 50 ईयर्स, 45 ईयर्स या 30 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 ईयर्स। अब देखिए, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो इसके लिए एज क्या रहनी चाहिए। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी एज 25 होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य कैसे बनते हैं, लोकसभा के सदस्य कैसे बनते हैं, इन ये जो पॉलिटी सेक्शन है इसको हम बहुत ही जल्द डिस्कस करेंगे। आपको ऐसा समझाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, तो इसका राइट आंसर आप समझ गए, 35 है ए। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को, मतलब सूची 1 और सूची सेकंड को सुमेलित करते हुए सही कोड का मतलब चूज द राइट कोड आफ्टर कंपेयरिंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, तो अब इसको हमको मैच करना है कि कौन सा किससे मैच हो रहा है। तो भारतीय संघ है, भारतीय संघ का मतलब क्या है, मतलब कौन है, इसके हेड क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन हमको डिसाइड करना है कि किसको ये अच्छे से मैच कर रहा है। तो भारतीय संघ का मतलब क्या है, भारतीय संघ जो है वो प्रधानमंत्री से है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति सिर्फ नाम के हैं हमारे भारत देश में। ठीक है, सारा कार्य जो है वो, सारा कार्यभार जो है वो प्रधानमंत्री संभालते हैं और प्रधानमंत्री के पास जो है मतलब रियल पावर होती है। ठीक है, सेकंड है कि राज्य, इसका कहाँ पे सही से जो फिट बैठेगा, तो राज्य जो है वो राज्यपाल। ठीक है, राज्य में क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। ओके, नगर निगम में क्या होते हैं, तो नगर निगम में क्या होते हैं, मेयर होते हैं। आपने सुना नहीं होगा कि वो उस नगर निगम की जो मेयर हैं वहाँ पे, जैसे कि अभी मुंबई की एक मेयर हैं, उन्होंने कहा था कि मतलब थर्ड वेव जो है आने वाली नहीं है, आ गई है। तो वहाँ मेयर है वो, तो मतलब क्या है, वहाँ पे नगर निगम है, ना कि वो ग्राम पंचायत है, ना कि वहाँ पे वो कोई, मतलब वहाँ पे जब मेयर लिखा है तो वो नगर निगम में होता है, ना कि राज्य में, ना कि भारतीय संघ में। ठीक है, वो उसके अंदर के पार्ट हैं। नगर निगम जो है राज्य का सब पार्ट है। ठीक है, तो अब आते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में सिंपल सी बात है, अब जब एक ही बचा तो ग्राम पंचायत में सरपंच हो जाएगा। आपने सुना होगा सरपंच जी, सरपंच जी। ठीक है, वहाँ पे कहते हैं गांव में, तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, सरपंच जी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्टिकल 356 का प्रयोग कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, सबसे पहले जो है 356 का प्रयोग कहाँ हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो सकता है ये इस बार पूछ लिया जाए किसी भी एग्जाम में, यूपीएसआई है या फिर अदर जिसमें कि हिंदी आती है, रीट हो गया, एमपी टेट हो गया, मतलब जितने भी स्टेट टेट होते हैं सब जगह इस टाइम हिंदी की बहुत ज़्यादा डिमांड कर सकते हो है। ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लीजिए। हालांकि क्वेश्चन जो है पॉलिटी से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप जल्दी से बताइए। ठीक है, व्हेन एंड वेयर आर्टिकल 356 वाज यूज्ड फर्स्ट
मतलब सबसे पहले 356 का प्रथम प्रयोग क्या हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 356 है क्या। 356 है कि अगर किसी राज्य में मतलब जो सरकार है वो फेल्ड हो जाती है, मतलब वहाँ के जो मतलब जो गवर्नमेंट है वो गिर जाती है, जिसको आसान भाषा में बोलते हैं कि वहाँ का जो गवर्नमेंट है वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया और वहाँ की गवर्नमेंट गिर गई। तो क्या करते हैं कि अगर कोई दूसरा वहाँ पे जो दल है अगर वो जल्दी से फॉर्म नहीं करता है, अगर फॉर्म कर भी लेता है तो तब तक की दशा में वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसकी संस्तुति पे, मतलब किसके आदेश पर, राज्यपाल। राज्यपाल कहता है कि यहाँ पे जो है मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अच्छे से मेंटेनेंस नहीं है, तो कृपया यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करें। ठीक है, एक विज्ञप्ति भेजता है, वहाँ पे वो साइन करते हैं राष्ट्रपति महोदय और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है जब तक कि अगला चुनाव नहीं होता है, जब तक कि अगली गवर्नमेंट फॉर्म्ड नहीं हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है। तो नगर निगम के द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है, विच टैक्स कैन बी इम्पोज्ड बाय नगर निगम। ठीक है, नगर निगम के द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है, तो ऑप्शन हैं इसके एंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, हाउस टैक्स, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, मनोरंजन कर, चुंगी कर, गृह कर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। जो नगर निगम है वो मनोरंजन कर, चुंगी कर, गृह कर और उपरोक्त सभी। ठीक है, एंटरटेनमेंट, टोल, हाउस सारे टैक्स जो है कौन लगाता है, नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। ठीक है, हेमलेट इज एसोसिएटेड विद विच सेटलमेंट। ठीक है, ऑप्शन इसके फ्रेगमेंटेड, लीनियर, रूरल और अर्बन। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका कि पूर्वा किस अधिवास में शामिल होते हैं। पूर्वा आपने सुना होगा, जब गाँव में जाते हैं तो कहते नहीं कि वहाँ पे उस पूर्वा पे मतलब लड़ाई हो गई है या उस पूर्वा पे वो क्या नाम शादी है। ठीक है, तो पूर्वा में गांव में ज़्यादा इसको बोला जाता है, तो यहाँ पे हम ग्रामीण या फिर रूरल टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसका थर्ड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। अब आप इसका सिलेबस देख रहे हैं, ईवीएस नाम है। ठीक है, तो ईवीएस का मतलब क्या है, इसमें आपका ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है और इसमें थोड़ा सा आपका जो बेसिक नॉलेज है आप वो भी है। ठीक है, इसमें आपका कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट साइंस भी है, तो इसमें सब कुछ पूछा जा रहा है। मतलब आपको अगर ये सोच के बैठे हैं कि नहीं हमको सिर्फ ईवीएस एनवायरनमेंट साइंस ही पढ़ना है, तो थोड़ा सा आप गलत हैं। ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, एवरीथिंग जो कि आपको जो सिलेबस में दिया है आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, विच इज वोल्केनो माउंटेन। इसमें से मतलब कौन सा जो ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा पर्वत है जो ज्वालामुखी के माध्यम से बना है, कि ज्वालामुखी फटा और काफ़ी ऊंचे पर्वत बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का ये कहना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझा करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने के बाद में हम उसका आंसर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अरावली, अपलेशियन, यूराल या फिर किलिमंजारो। ठीक है, यहाँ पे किलिमंजारो जो है वो राइट आंसर है। किलिमंजारो पर्वत जो है वो क्या है, ज्वालामुखी पर्वत से बना हुआ पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। तो एलिफेंटा आइसलैंड इज लोकेटेड एट, तो इसमें कच्छ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मुंबई कॉस्ट और गोवा कॉस्ट और क्या है, गंगा डेल्टा। मतलब तो एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे, एलिफेंटा जो आइलैंड है वो कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मुंबई तट पे। ठीक है, मुंबई कॉस्ट पे, मुंबई कोस्टल एरिया जिसको हम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है कि मानसूनी वन पाया जाता है जहाँ वर्षा होती है। तो मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे वर्षा होती है, जहाँ कितने मतलब सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, तो वहाँ के वन जो है मानसूनी वन घोषित कर दिया जाता है। जैसे मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज। तो इसके ऑप्शंस हैं आपके 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए वहाँ पे, 50 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, या फिर 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो, या फिर 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा हो। मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे इसमें से किसी एक की वर्षा हो जाए और वहाँ पे मानसूनी वन घोषित कर दिए जाएंगे। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 70 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है, जहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पे मानसूनी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बी एग्लोंग पठार विस्तार है, मतलब कार्बी एग्लोंग पठार का जो विस्तार है कहाँ तक है। जो कार्बी एग्लोंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ, कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुला प्लेटू, तिब्बत और हिमालय और सान पठार का। ठीक है, सान प्लेटू। तो कहाँ तक जो है कार्बी एग्लोंग पठार फैला हुआ है। तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार तक। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का जो है ये कार्बी एग्लोंग पठार का विस्तार है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। ठीक है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सीजल एनिमल अमॉन्ग फॉलोइंग। ठीक है, आपका पहला है यूकेलिप्टस, काइटन, लीच या इनकस। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए अपना। तो इसका यूकेलिप्टस जो है वो अचल जीव का उदाहरण है। ठीक है, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला।
ठीक है, इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मुझे यूकेलिप्टस लगा, तो यहाँ पे यूप्लेक्टेला, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन आ रहा है, बायोलॉजी का क्वेश्चन कह सकते हैं ये, ठीक है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें सारे क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे साइंस भी आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रोटीन अणुओं की इकाई है, ठीक है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है। 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, विटामिन, इसमें कौन सा राइट आंसर है बताइए? यूनिट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और विटामिन। 132 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड, ठीक है, मतलब एमिनो अम्ल में प्रोटीन अणुओं की इकाई जो है उसको मानते हैं, ठीक है, एमिनो अम्ल को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? फिश ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है, तो कौन सा अंग जो है वो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? ऑप्शंस हैं आपके कि सेलुलोस कोशिका भित्ति, मतलब सेलुलोस सेल वॉल, रिक्तिकाएं, वैक्यूलीज और लवक मतलब प्लास्टिसाइड, उसके बाद तारककाय मतलब सेंट्रोसोम, ठीक है, प्लास्टिड्स और तारकाय मतलब सेंट्रोसोम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेलुलोस कोशिका भित्ति, रिक्तिकाएं, लवक, तारककाय, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 मतलब तारककाय। तारककाय में क्या होता है, जो इसमें कोशिका जो है अनुपस्थित होता है, ठीक है, कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो तारककाय जो है ये अंगक है, ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, तारककाय जो है ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है, तो आप इसको अगर जो जनरल क्वेश्चन हैं उन्हीं को पढ़िए, ज़्यादा हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, वो सारी प्रैक्टिस आपको यहीं पे कराई जाएगी। 134 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा? यकृत, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत, लीवर, सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? ह्यूमन बॉडी में यकृत जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है, ठीक है। नेक्स्ट कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? यूपी का राज्य पक्षी क्या है? स्टेट बर्ड्स ऑफ उत्तर प्रदेश, सारस, क्रेन, गौरैया, मोर, तोता, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? सारस क्रेन, ठीक है, सारस क्रेन को हम उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी मानते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? ठीक है, यूनिट ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स रेंडियर आर फाउंड? टुंड्रा, मानसून, गर्म स्थल और टैगा, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक क्वेश्चन ही आपको पढ़ने, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टुंड्रा प्रदेश में जो है वो रेंडियर पाए जाते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रास लैंड, ठीक है, कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ओके, तो पंपास, डाउन्स, कंपास या फिर प्रेरीज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपास, ये क्या नहीं है? शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। शीतोष्ण का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ शीत मतलब जहाँ पे थोड़ा सा ठंड ज़्यादा हो और गर्मी कम हो, ठीक है, तो वो क्या है, मतलब शीतोष्ण प्रदेश उसको कहते हैं, शीतोष्ण प्रदेश, शीतोष्ण प्रदेश में ही शीतोष्ण घास पाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, पंपास है, डाउन्स है और पेरीज है, लेकिन कंपास नहीं है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आधार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या मतलब कौन से आइलैंड पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जा रही है? अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड अफ्रीका, ठीक है, अपने कॉमन सेंस से बताइए कौन सा होगा, क्योंकि भारत में ही कह सकते हैं 135 करोड़ है जनसंख्या, अमेरिका में भी कम से कम 145 करोड़ अमेरिका में है, सॉरी चाइना में, ठीक है, अमेरिका तो अमेरिकन क्या नाम अमेरिकी आइलैंड पे है, क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका आइलैंड पे है, ठीक है, कॉन्टिनेंट पे, सॉरी कॉन्टिनेंट पे 5 कॉन्टिनेंट है हमारे, ठीक है, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, 5 नहीं 7 हैं, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, और क्या है लास्ट का नीचे, सबसे नीचे जो होता है, जो हम मैप बनाते हैं उसके नीचे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? साउथ पोल, ठीक है, मतलब अटलांटिक, साउथ पोल में क्या है? अटलांटिक, तो अटलांटिक आइलैंड भी वो है, तो टोटल कितने हो गए? 7, ठीक है, 4 ये हो गए, और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, एंड उसके बाद में जो ग्लोब में सबसे नीचे होता है ध्रुव पे वो क्या होता है? अटलांटिक, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में थारू जनजाति, हाँ तो इसका राइट आंसर क्या बताया आपने? 138 का राइट आंसर क्या बताया आपने? एशिया, सिंपल सी बात है, अमेरिका वो सॉरी चाइना और इंडिया मिला के ही अगर हम 2 ही कंट्री मिला लें, क्योंकि जो चाइना है वो एशिया में तो है, उसके बाद इंडिया, तो अमेरिका सॉरी अमेरिका क्यों निकल रहा है, आई डोंट नो, चाइना
और इंडिया को मिला करके अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में ही है, बाकी अदर किसी भी कॉन्टिनेंट पे इतनी जनसंख्या नहीं है, तो इसीलिए एशिया जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? वेयर डज थारू ट्राइब्स लिव इन इंडिया? ठीक है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। सिंपल सी बात, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में है। ठीक है, ये मूल रूप से जो है ये नेपाल की हैं, ठीक है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। उत्तराखंड में, थार मरुस्थल में, झारखंड वगैरह में नहीं है, मतलब होंगी लेकिन कम होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल मैंने इसकी पीपीटी आपके ग्रुप में डाली है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे डाली, देखिए क्वेश्चन मैंने, मतलब मुझे पता भी नहीं था और क्वेश्चन देखिए आ गया वहाँ से। ठीक है, मैंने जानबूझ के नहीं डाला है क्वेश्चन आपको, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, कि भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, मैं आपको नहीं बताने वाला। नेक्स्ट है कि संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड एज आल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। तो टेरर ऑफ बंगाल किसको हम कहते हैं? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, लैंटाना कैमारा, ठीक है, एकोर्निया क्रॉसिपस जिसको जलकुंभी बोलते हैं, और उसके बाद कांग्रेस घास या फिर दूब घास। ठीक है, ये इसके साइंटिफिक नेम है। तो 141 का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से? इसको जलकुंभी बोलते हैं। ठीक है, जलकुंभी कहीं भी हो जाए, हालांकि इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं क्योंकि बंगाल में बहुत बड़ी मात्रा में जो है जलकुंभी फैल जाती है। ठीक है, जब बरसात का मौसम आता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जलकुंभी फैल जाती है। बाकी समय में भी ये इसकी जो है, मतलब जो इसका आतंक छाया रहता है, इसीलिए हम बंगाल का आतंक भी इसको कहते हैं। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? ठीक है, मतलब द एबियोबेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस इज, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। ठीक है, क्या लक्षण है? 142 के ऑप्शंस हैं। इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, यह प्रजनन नहीं कर सकता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है। तो पहला इसमें, इट डज नॉट हैव द जेनेटिक मटेरियल, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, इट डज नॉट हैव प्रोटीन, इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वायरस आखिर अजैविक होने के लक्षण क्या है? ठीक है, वो जैविक क्यों नहीं है? ठीक है, तो वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है, इसका राइट आंसर बताइए। इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम बाद में अच्छे से समझेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल इसका आंसर आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक है, पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या फिर इथाइलिन। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स दैट हेल्प इन रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइए? 143 राइट आंसर क्या हो जाएगा? इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र रूप में भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन सॉइल इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए या जेड डीएनए? विच टाइप ऑफ डीएनए इज कॉमनली फाउंड इनसाइड द सेल? ठीक है, 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब बी डीएनए जो है ये कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है। ठीक है, 1853 में भारत की पहली ट्रेन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो भारत से पुणे के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, बम्बई से थाने के बीच या फिर कलकत्ता से दमदम के बीच। तो आई थिंक सभी को पता होना चाहिए कि बम्बई से थाने के बीच 18 किलोमीटर थी या कुछ किलोमीटर थी या 52 किलोमीटर थी, ये चली थी। ठीक है, तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। ठीक है, बम्बई से थाने के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मान के चलिए क्वेश्चन आना ही था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनपुर में। यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सोनपुर यूपी में ही तो है ना? हाँ, तो यूपी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1951, 1971, 1961 और 1981। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बताइए बताइए।
1961 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? खुद ही आंसर बताइए। देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से कराया था जब हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसका राइट आंसर आप बताइए। जिसको नहीं पता होगा फिर तो मैं कमेंट करके बता ही दूंगा, लेकिन आप उसको राइट आंसर कमेंट करके खुद बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में लचीला संविधान लागू है? ठीक है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो भारत है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें बहुत ही लचीला संविधान लागू है। सही बोला ना मैंने, गलत बोला? ओह चलिए, आपका आंसर बता देते हैं। यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो सबसे लचीला संविधान वाला है। ठीक है, भारत नहीं है। भारत में इतनी आसानी से आप जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कहीं 2/3 आपका मेजोरिटी चाहिए होता है, साइन चाहिए होता है, फिर उसके बहुत ज़्यादा टिटलम है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मतलब संविधान जो है इतना लचीला नहीं है। ठीक है, भारत में। यूनाइटेड किंगडम जो है ये सबसे जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड किंगडम में। तो हमारा आज के जो ईवीएस का क्वेश्चंस हैं बहुत हो गए होंगे। उम्मीद है आपने मतलब अच्छे से मस्ती से पढ़ा होगा। ठीक है, हम ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे और आपको ये क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए। ठीक है, स्पेशली तौर पे जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और जो मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं वो जरूर आने चाहिए। साइंस के क्वेश्चंस 3-4 आते हैं, अगर आप उनको नहीं भी याद रख पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको जरूर आने चाहिए। इसका उत्तर आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।